रहेगा कि हिस्ट्री को यहाँ पे हम कैसे हैंडल करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. I gave UPSC interview in 2022 and I was able to even score good marks in prelims as well. एक बार मेरे prelims में I was able to score 110, that is 110 in GS paper, and in 2022 I scored 104 marks in GS in prelims only. सो मेरी कोई स्ट्रेटेजी थी जो वर्क करी. उससे कुछ टाइम पहले मैं प्रीलिम्स को भी क्रैक करने में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी, लेकिन मैंने कुछ अपनी ऐसी स्ट्रेटेजी डिजाइन करी जो मेरे लिए बिल्कुल फुल प्रूफ वे में काम करी और जिसकी वजह से मैं 100+ स्कोर कर पा रही थी. तो अब हम बात करेंगे कि हिस्ट्री जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है प्रीलिम्स में, क्योंकि मुझे नहीं लगता बिना हिस्ट्री पढ़े कोई भी स्टूडेंट इस जो प्रीलिम्स को क्रैक कर सकता है. एक बहुत बड़ा पोर्शन, लगभग 20 क्वेश्चन एवरेज अगर हम निकाले तो इस एग्जाम में आते हैं हिस्ट्री से. चाहे हिस्ट्री वो आप एशियन की बात करो, चाहे मिडिवल की बात करो, आर्ट एंड कल्चर की, मतलब चारों पोर्शन को मिला के लगभग इतने क्वेश्चन आते हैं. तो इसलिए आप इस सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते. कोई स्कोप नहीं है कि इग्नोर कर दो. सो नाउ मैं डिस्कस करूंगी. फर्स्ट पॉइंट इसमें ये था कि सबसे पहले आपको क्या करना है. एशियंट से हम स्टार्ट करेंगे. तो एशियंट में सबसे पहले आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको PYQ जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो मैंने ऐसा करा कि 2011 से लेके जो भी लेटेस्ट पेपर हुआ, लाइक 2023 इस बार हुआ है, तो वो सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको एनालाइज करना है. एनालाइज इस तरीके से करना है कि सबसे पहले आप क्या करिए, आप एक जनरल आइडिया लीजिए कि 2011 से लेके अब तक जो एंशियंट हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो उसमें आपको पता चलेगा कि 4 या 5 इंपॉर्टेंट थीम्स है जिसके ऊपर बार बार यूपीएससी पूछती है. और हम ये गलती करते हैं कि हम पूरी बुक्स, पूरी जो पोर्शन इंपॉर्टेंट भी नहीं होते उनको पढ़ने पे अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं. तो मैंने ऐसा करा कि अभी सेशन के बाद कुछ पीडीएफ मैं अपलोड करूंगी चैनल पे, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि मेरी स्ट्रेटेजी, क्योंकि अभी अगर आपको मैं पेपर शो करूंगी तो आई डोंट थिंक आप उसे ध्यान से देख पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल एशियन के लिए मैंने कुछ इस तरह का स्ट्रेटेजी बनाई या पेपर बनाया. मुझे नहीं लग रहा कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन इसे मैं अपलोड कर दूंगी पीडीएफ बना के. इसमें मैंने क्या करा, 2021 में हिस्ट्री के क्वेश्चन एशियंट हिस्ट्री में की बात करी जाए तो उसको मैंने, उसके जो भी क्वेश्चन आए हुए थे सिर्फ एशियंट से, उसको लिखा. और पूरे पूरे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं. यहाँ आप ये करिए कि एक कीवर्ड्स लिख दीजिए. फॉर एग्जांपल 2011 में क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन एशियंट हिस्ट्री से आए. उसमें एक जैन फिलोसफी पे था, एक इंडस वैली पे था, और एक धर्मा एंड रित के ऊपर था क्वेश्चन. फिर 2012 में जो क्वेश्चन आए उनको मैंने ऐसे कीवर्ड्स लिखे. तो ऐसे करते करते जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उस तक के सारे आप जो है क्वेश्चन नोट करिए. फिर उसके बाद आप क्या करिए, कलर कोडिंग. कलर कोडिंग में ये होगा कि उसमें आप, जैसे आईवीसी से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो उसको कोई कलर कोड कर दीजिए, लाइक ग्रीन मार्कर से उसे मार्क कर दीजिए. और इंडस वैली से जितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप बार बार हर साल के क्वेश्चन पे मार्क करते जाइए. इस तरह आपको एक एवरेज ये आइडिया लगेगा कि ये जो कितना इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन, क्योंकि कितनी बार ये रिपीटेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो ऐसा आप हर एक टॉपिक के साथ करिए. तो यहाँ पे आप, मैंने ये एनालाइज करा ये सब क्वेश्चन नोट करने के बाद कि 3-4 ही इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जिसके ऊपर ये बार बार पूछा जा रहा है, लेकिन उसमें हर साल जहाँ कभी ना कभी उसमें डेप्थ बढ़ जाती है. तो आप एक ही सोर्स पे रिलाय होके इस सब्जेक्ट को हैंडल, जब उस टॉपिक को हैंडल नहीं कर सकते. तो यहाँ पे आप ये करिए, सबसे पहले आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए. एक A4 शीट लीजिए, उसमें 11 में जो क्वेश्चन है उनके कीवर्ड लिखिए, 12 में जो लिखे वो, फिर उनकी कलर कोडिंग दिए. फिर आपको उसके बाद ये देखना है कि क्या क्या क्वेश्चन आए, उनका नेचर समझना है. फिर जैसे आपको देखने के में मिलेगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, ऋग वैदिक एज हो गया, एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के ऊपर बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं किसी भी तरीके से. कई बार फ्यूचर बुद्धा पूछ लेंगे, कई बार कोई सेक्ट या स्कूल पूछ लेंगे. तो इस तरह का. फिर कुछ कई बार क्वेश्चन है कि कौन सी इसमें से हड़प्पन साइट नहीं है. फिर मौर्यन एज जो है उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एंड उसके बाद गुप्ता एज. तो इन चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, एक सोर्स से नहीं पढ़िए. इवन आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, आप इंटरनेट की हेल्प लीजिए जिसके, और ये सब सोर्सेज को आप देखिए फिर इसका आंसर करिए. तो इस तरीके से आप एंशियंट हिस्ट्री से बच्चों को बहुत डर लगता है, लेकिन अगर आप सारे क्वेश्चन अगर नोट करोगे ना A4 शीट पे, तो एक ही शीट पे सारे क्वेश्चन भी आ जाएंगे. तो उससे आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो है रेपिटेटिव है इन नेचर. तो इस तरह आप अपने सोर्सेज को बहुत लिमिटेड कर सकते हैं. और जो भी
जो अनइम्पोर्टेंट पार्ट है उनको आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अभी मिडिवल में। मिडिवल में भी अभी सोर्सेज हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी एक स्ट्रेटेजी ऑन अ लार्जर टर्म हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन को कैसे समझे, पीवाईक्यू की यहाँ पे हम के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे बात आती है मिडिवल हिस्ट्री की। तो मिडिवल हिस्ट्री में भी आपको यही करना है, 11 से लेके लेटेस्ट जो 2023 का आया, A4 शीट लीजिए, उसके ऊपर लिखिए कीवर्ड्स, लिखिए इंपॉर्टेंट कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन कलर कोडिंग करिए और उसमें आपको समझने में आएगा आपको कि मिडिवल इंडिया में बार बार क्वेश्चन आता है सूफी के ऊपर एंड भक्ति सेंट्स जो है उनके ऊपर। फिर ये जो सूफी एंड भक्ति सेंट्स है, खास जो भक्ति सेंट्स है, इनकी फिलोसफी पूछ ली जाती है कि क्या बात करते थे। फिर आपको देखने में मिलेगा इसमें सिद्ध लिंगयात्स वगैरह उनके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बार बार लेकिन ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा भक्ति सेठ के ऊपर। तो इस पार्ट को आप बिल्कुल स्किप मत करिए, क्योंकि आप ये देख पाओगे कि इसमें बार बार जो क्वेश्चन है रिपीट हो ही रहा है, भक्ति सेठ के ऊपर हर दूसरे साल में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर बाद में आपको इसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर का भी अगर पोर्शन इसी के साथ ले लिया जाए तो वहां पे आप देखेंगे कि उसमें कुछ कुछ जैसे कुछ डिजाइन है, जैसे मेडिवल कुछ बिल्डिंग्स है, लाइक इबादत करना के ऊपर क्वेश्चन आया था, फिर बुलंद दरवाजा के ऊपर क्वेश्चन आया था, बड़ा इमाम बाड़ा इनके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो उसके ऊपर ये पार्ट आप प्रीलिम चाहे आर्ट एंड कल्चर में कवर कीजिए चाहे इसमें कवर कीजिए, लेकिन इस तरह आपको देखने को मिलेगा। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये होती है, कुछ टर्म्स होती हैं जिनको बार बार पूछ लिया जाता है, लाइक 2023 में भी पूछे गई जो कैप के ऊपर थी इस बार, कुछ पर्शियन कैप या कुछ सूफी कैप के ऊपर थी। और ऐसी और भी बहुत टर्म्स है जो पूछ ली जाती है, लाइक औरंग, बनिया, मिरासीदार, ये सब क्या है। तो इन टर्म्स के लिए जो कीवर्ड्स, कई बार कई कोई बुक आप पढ़ेंगे ना उसके पीछे इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स है ना उनको एक्सप्लेन करा होता है, तो वहां पे आप देख पाओगे। और ये ना चलिए इसका सोच भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और कुछ कुछ एंशियंट प्लेसेस लाइक द्वार समुद्र, गिरिनगर, ये क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे कि ये प्रेजेंट टर्म में या प्रेजेंट टाइम में ये कौन से एरिया है और पुराने टाइम में इनको किस नाम से जाना जाता है। तो मिडिवल जो हिस्ट्री है उसमें ये ट्रेंड रहेगा। बाद में उसके बाद आती है बात मॉडर्न इंडिया की। तो मॉडर्न इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन, अगर हिस्ट्री एज अ होल सब्जेक्ट बात करा जाए तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो मिडिवल मॉडर्न से ही आते हैं। इवन जब आप मॉडर्न की A4 शीट तैयार करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि मेरी ही जैसे एंशियंट के लिए मुझे एक पेज लगा, मिडिवल के लिए एक लगा, लेकिन जो मॉडर्न इंडिया है उसके लिए मुझे 3 पेजेस पे वो शीट बनानी पड़ी, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से पूछे जाएंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप बिल्कुल इग्नोर कर ही नहीं सकते, वहां पे स्कोप ही नहीं है। लेकिन वहां पे भी कुछ एक थीम है, एक दो थीम है जिनके ऊपर वो क्वेश्चन बार बार देखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जैसे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आपको देखने में मिलेगा जो महात्मा, मैम वीडियो नहीं आ रहा। ओके 1 सेकेंड, हाँ अब आ रहा है। यस मैम। हाँ जी। तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी कुछ ही थीम्स हैं, आई थिंक 5 या 6 थीम है जिसके ऊपर बार बार जो क्वेश्चन है वो रिपीट होएगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गांधी है ना उनके ऊपर जो उनको बहुत आपको अच्छे से पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2011 की ही बात करें तो 8 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आए थे। उसमें गांधी के ऊपर एक क्वेश्चन था, अनटू दिस लास्ट जो बुक थी, कि वो मैसेज क्या था उस बुक का। तो एक तरह का ये क्वेश्चन था। फिर 2012 में जो क्वेश्चन आया था उसमें ये था कि गांधी जी ने जो 1932 में फास्ट करा था वो किस लिए करा था। फिर 2013 में भी इवन गांधी जी के ऊपर 13 में नहीं आया है फिर 14 में भी आया है, फिर 16 में भी आया है। इस तरह आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा कि गांधी जी के ऊपर कुछ ना कुछ तरीके से क्वेश्चन पूछते रहेंगे। फिर ये जो इम्पोर्टेंट थीम है, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट थीम है जो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा, ये जो एक्ट्स आए हैं, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, काउंसिल एक्ट हो गया, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1935 हो गया, उनमें से जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ ना कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होती है कि 1813 वाले एक्ट में ये था जहाँ 1833 वाले एक्ट में था। तो आप उसमें वो टेबुलर फॉर्म में आप बना के इस तरीके से पढ़ सकते हैं। आप बड़ी शीट लीजिए, उसमें सारे एक्ट मेंशन करिए, और इस तरह जब आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 13 में क्या हो रहा है, 33 में क्या हो रहा है। तो ये फिर करेंगे। फिर इसके बाद जो लैंड रिफॉर्म्स या लैंड के रिलेटेड जो भी एक्ट उनकी पॉलिसी थी, लाइक रेवतवाड़ी एक्ट हो गया, महलवाड़ी सिस्टम हो गया, तो इन सबको वो भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है फिर जैसे अगर एक्स की ही बात करूं तो पहले तो 2011 में ही क्वेश्चन पूछा गया है
फिर 12 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पूछा गया है। फिर 12 में सॉरी हाँ, फिर 12 में एक तो ये पूछा गया, फिर 1935 का एक्ट भी पूछा गया। फिर उसके बाद क्वींस प्रोक्लामेशन जो है 2014 में वो पूछा गया। फिर 15 में फिर से 1990 एक्ट जो है वो पूछा गया। फिर 16 में मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड प्रपोजल पूछा गया। तो फिर 17 में डायआर्की पूछा गया। 18 में 1935 का एक्ट पूछा गया और 1813 का भी पूछा गया। तो इस तरह आपको देखने को मिलेगा कि ये एक्ट से कम हर साल क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं, और कई बार तो 2 बार भी पूछा गया। तो इस पार्ट को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, इसे पढ़ना है। फिर उसके बाद जो तीसरा थीम है, तीसरा थीम जो गांधी जी के कुछ सत्याग्रह थे, लाइक खेड़ा हो गया, अहमदाबाद हो गया, उनके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। फिर वो आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आप देखने को मिलेगा कि जो स्वदेशी मूवमेंट थी और पार्टीशन ऑफ बंगाल थी, उसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है, और वो डायरेक्ट क्वेश्चन से ज्यादा टफ नहीं थे। फिर जो विद इन कांग्रेस जो विंग्स कुछ बन गई थी, एक एक्सट्रीमिस्ट विंग बन गई थी, एक मॉडरेट्स का बन गया था। तो इस तरह जो विंग्स, उनकी क्या पॉलिसीज थी, कौन सा लीडर किससे रिलेटेड था, ये भी पूछा गया है। फिर कुछ कुछ जैसे पेयरिंग करने को भी बोला गया, कि जैसे राधाकांत देव है, वो किससे रिलेटेड थे, एस एन बैनर्जी किससे रिलेटेड थे। तो जब एक मॉडर्न, इवन जो हम बुक पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया की, उसमें भी ये चैप्टर है जिसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन और उसका फाउंडर कौन था, उसको बहुत क्लियरली मेंशन करा गया है। तो उस चैप्टर को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद, ये थीम के बाद आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन है, जैसे चलो फिर गांधी जी का थीम भी हमने कवर कर लिया। तो ऐसे करके हाँ, यही ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जैसे बार बार क्वेश्चन पूछा गया कि ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग किसकी थी, ऑल इंडिया किसान सभा किसकी थी, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो यहाँ पे मैचिंग में भी आपको करना पड़ेगा। और अब 1-2 साल से ये हो गया कि मैचिंग में यूपीएससी पेयरिंग वाला क्वेश्चन पूछने लग गया है, कि ओनली वन पेयर करेक्टली मैच, टू पेयर करेक्टली मैच। तो इसमें ये भी अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई है कि पहले तो एलिमिनेशन मेथड से हो जाता था, लेकिन अब ये दिक्कत आने लग गई है कि अब आपको चारों के चारों आंसर जो है वो पता होने चाहिए, मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको 4 आंसर देने हैं। तो ये थोड़ी सी आप प्रॉब्लम फेस करोगे इसमें। लेकिन यहाँ पे फिर आपको वही, मैं बार बार बात रिपीट करूंगी कि अगेन द क्वेश्चंस आर रिपीटिंग एंड इवन द थीम्स आर रिपीटिंग themselves अगेन एंड अगेन, ईयर आफ्टर ईयर। तो यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट थीम है, तो ये जो A4 शीट में आपको तैयार करने के लिए कह रही हूँ, इसका सबसे बड़ा आपको बेनिफिट यही होने वाला है कि ये कोई भी क्वेश्चन या कोई भी थीम कितनी बार रिपीट हो रहा है, जब आप कलर कोडिंग करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये मैं अपलोड कर दूंगी पीडीएफ फॉर्म में। तो इस तरह से आपको समझ आ जाएगा कि कैसे बनानी है आपको ये जो फॉर्म्स। इनको फिर आपको जहां भी आप पढ़ते हैं ना, और जिस सब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं, तो ये शीट आप अपने सामने टेबल पे लगा लीजिए, और जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो आप बड़ा अच्छे से लिंक कर पाएंगे कि ये टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये करेंगे। फिर आर्ट एंड कल्चर की बात करी जाए, आर्ट एंड कल्चर भी बहुत कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन जो है, थीम्स जो है रेपिटेटिव है। फॉर एग्जाम्पल 2011 से शुरू करा जाए तो कोई क्वेश्चन नहीं था। 12 में 3 क्वेश्चन थे, जिसमें टेम्पल स्टाइल के ऊपर एक क्वेश्चन था, एक ध्रुपद के ऊपर था, एक कुचिपुड़ी के ऊपर, एंड भरतनाट्यम के अंदर डिफरेंस पूछा हुआ था। फिर 2013 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसमें बुद्धिज्म के रिलेटेड कुछ था। फिर अगेन यहाँ पे भक्ति साइंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो वही मैं जब जो पहले भी बात कह रही थी कि मेडिवल इंडिया में कुछ थीम्स आपको रेपिटेटिव मिलेंगे जो आर्ट एंड कल्चर के साथ है। फिर 14 में 11 क्वेश्चन पूछे गए। 14 में जब 11 क्वेश्चन, उसमें 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी पूछा गया, और बहुत मतलब बहुत वैरायटी ऑफ टॉपिक्स या थीम्स में से क्वेश्चन पूछे गए। फिर 15 में भी 5 क्वेश्चन, और उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, जीआई टैग के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था। और फिर कलमकारी पेंटिंग्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। फिर क्लासिकल स्टेटस जो है किन की लैंग्वेज को मिला हुआ है। तो ये कुछ कुछ करंट अफेयर्स जो है ना, उससे भी रिलेटेड जो टॉपिक है, जो आर्ट एंड कल्चर में कवर होते हैं, इस तरीके से पूछे गए। अगेन 16 में 6 क्वेश्चन पूछे गए। सिद्धांत लिंगायत के ऊपर पूछा गया, 2017 में 5, 18 में, ऐसे करते करते मतलब लगभग 7-8 एवरेज क्वेश्चन जो है आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी जो मेरे लिए वर्क करी। और अगर बात करें कि 17 या 18 क्वेश्चन पूरी हिस्ट्री चारों टॉपिक्स में से आए हैं, तो आई वॉज एबल टू सॉल्व आई थिंक अराउंड 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन मेरे ठीक हो जाते थे, तो वही 30 मार्क्स तो यहीं से स्कोर हो जाते थे। तो ये करिए, हिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आप बहुत कुछ पढ़ने बैठे, बहुत किताबें पढ़ने बैठ गए, तो आप नहीं कर पाओगे। तो जब ये थीम्स के साथ आप पढ़ोगे ना, ये हर एक सब्जेक्ट के लिए वैसे ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। इवन पॉलिटी के लिए भी आप ऐसा ही करिए।
इन्वायरमेंट के लिए आप ऐसा करें। तो कोई भी जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो ये A4 साइज पे क्वेश्चन लिखने वाली जो स्ट्रेटेजी है, ये भी होता है कि बच्चों के पास बुक्स होती हैं जिसमें प्रीवियस से सॉल्व क्वेश्चन होते हैं मेन, लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि वो थीम कितनी बार रिपीट हो रहा है ये आपको नहीं ध्यान में रहेगा, जहाँ क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये टेक्निक इसलिए आपको काम करेगी कि आप प्रायोरिटाइज कर पाओगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की बात करी जाए, तो वो तो आपको बहुत डीप में पढ़ने हैं। टेक्स्ट बुक्स में भी जो दिया हुआ है उससे में ज्यादा ही पढ़ने हैं, उसमें ज्यादा ऐसे कि आपको गूगल करके उसके स्कूल, उसके सेक्ट पढ़ने हैं, फिर कौन सा फिलोसफी किससे रिलेटेड है, ये बार बार पूछा जाता है। तो उसमें तो आपको बहुत डेप्थ में जाके पढ़ना होगा। और इस चीज का आइडिया आपको इसी चीज से लगेगा जब आप देखोगे कि ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से आप मैंने चारों जो टॉपिक है उसमें कवर कर दिए कि आप हिस्ट्री के लिए कैसे स्ट्रेटेजी बनाए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। अब बात आती है सोर्सेज की। अगेन सोर्सेज वही रहेंगे जो लगभग जो हम ऑप्शनल में बात करते हैं। और लिमिटेड सोर्सेज को आपको इसलिए पढ़ने की जरूरत है क्योंकि अगेन आप उतना याद नहीं रख पाओगे, और बहुत ज्यादा पढ़ लिया तो फिर आपको कंफ्यूजन ही क्रिएट होगी। तो वही एंशियंट के लिए सबसे पहले तो आप आर्य शर्मा एनसीईआरटी उसी को पढ़िए। एंड मिडीवल के लिए भी एनसीईआरटी सतीश चंद्र आप उसको पढ़िए, और इनको बहुत डिटेल में पढ़िए और अच्छे से समझ के पढ़िए। एंड जब आप पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे जा। फॉर एग्जाम्पल आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप पहले देखिए कि उसमें से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फिर आप ज्यादा बेटर तरीके से उसको पढ़ पाओगे। तो इन दोनों को पढ़ने के बाद जो उपेंद्र सिंह बुक है वो ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके अलावा जो अगर आप चाहते हैं, जैसे कि कुछ टर्म्स पूछी जाती है मिडिवल इंडिया में, तो ये टर्म्स सीधी सीधी मैंने नोटिस करा कि उपेंद्र सिंह के ही एक पेज में से तीनों तीनों टर्म्स पूछी गई हैं। तो ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत बल्कि बुक है, बहुत मोटी बुक है। तो इसमें से कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स भी आपको पढ़ने हैं, वो मैं मेंशन कर दूंगी कि किन किन चैप्टर को आपको पढ़ना है, कौन से चैप्टर को आप इग्नोर करिए। क्योंकि ये अराउंड आई थिंक 900,000 पेजेस की ये बुक है, और इतना आप ना तो रिटेन कर पाएंगे और ना ही आपको इतना करने की जरूरत है। ये क्वेश्चन आया था कि अशोका का एक स्टेचू जो है वो मिला था, जिसमें अशोका की अपनी क्वींस के साथ उनका स्टेचू वो मिलता है। तो वो सीधा ही उपेंद्र सिंह में फोटो के साथ वो कंगन हल्ली जो साइट है उसमें वो जो है पिक्चर है वो दी हुई है। तो जब आप बुक को देखोगे तो आपको वो क्वेश्चन तो सीधा ही याद आ जाएगा कि वहां से है। इसके बाद अब बात आती है मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया में अगेन स्पेक्ट्रम पढ़नी है बहुत डीप में, और उसके अलावा आप इंटरनेट वगैरह की हेल्प लीजिए। जो क्वेश्चन रिपीटेटिव है ना, जैसे बार बार कुछ एक्स को बार बार पूछा जाता है, और कई बार होता है कि बुक में उतनी डेप्थ में उस क्वेश्चन को नहीं दिया होता, तो उनको आप गूगल से पढ़िए, चाहे यूट्यूब से कोई वीडियो देख लीजिए, लेकिन उनको आप डेप्थ में जरूर करिए। अगेन फिर बात आती है आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर में तो काफी सोर्सेज वैसे अवेलेबल है, लेकिन सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, लेकिन ना इसमें भी ज्यादा रेलेवेंस है नहीं एनसीईआरटी की, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बहुत ज्यादा करंट से रिलेटेड है, अगेन रेपिटेटिव है, आपकी जनरल नॉलेज को भी ये जो आर्ट एंड कल्चर है वो चेक करता है। तो एक पर्टिकुलर सोर्स मैं नहीं कोई बिलीव करती कि एक पर्टिकुलर सोर्स, तो बहुत स्टूडेंट जो है नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं, लेकिन ऑनेस्टली मैंने वो बुक नहीं पढ़ी। लेकिन इसमें अगेन मैंने गूगल की हेल्प ली। और आर्ट एंड कल्चर में तो आप वीडियोस की बहुत ज्यादा हेल्प ली, लाइक टेम्पल आर्किटेक्चर की बात हो रही है, जैसे बुलंद दरवाजा की बात हो रही है, बड़ा इमाम बाड़ा की बात हो रही है कि उनका आर्किटेक्चर कैसा है। तो जब आप वीडियो वगैरह देखोगे तो उसमें आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा कि कैसी बात कर रहे हो। तो यहाँ पे आप इंटरनेट की हेल्प लीजिए। बस इतना ही सोच पढ़ना है। बाकी आप अपनी करंट अफेयर्स की नॉलेज को ना बहुत अपडेटेड रखिए। किस चीज को जीआई टैग मिला है, कौन सा आर्ट या कौन सा हैंडीक्राफ्ट न्यूज में है, कौन सा टॉयज जो है न्यूज में है, उन चीजों को जब आप ध्यान में रखोगे तो आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन है वो जनरल जो नॉलेज है आपकी, जो कॉमन सेंस है, उससे भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो इस तरीके से आप प्रीलिम्स में हिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं। और टारगेट कीजिए कि आपके लगभग 80% 90% क्वेश्चन ठीक हो जाए। मानो 100% ठीक भी नहीं होते तो कम से कम इतना टारगेट रखिए। और एलिमिनेशन टेक्निक अगेन वो आप सबको पता ही होगी कि उसकी हेल्प लीजिए। बाकी यही मैं कहना चाहूंगी। अगर अब आपके कोई डाउट्स है तो अब आप अपने नमस्ते डाउट्स मैम। पूछ सकते हो। नमस्ते। नमस्ते मैम। मैम मैं नमस्ते। 2026 में एग्जाम दूंगी तो मेरे लिए स्ट्रेटजी बताइए आप। स्ट्रेटेजी सेम ही रहेगी आपके लिए, ये जो स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ये जो काम करना है आपको A4 शीट्स वगैरह वाला काम करना है, इस पे बहुत टाइम लगता है। तो आई डोंट थिंक कि ये बहुत जल्दी कर पाओगे आप। तो इसीलिए ये अभी से आप शुरू करिए। A4 जो शीट्स है उसके ऊपर क्वेश्चन को लिख के
करिए, फिर वो जो थीम्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको पढ़िए। तो यही हाँ स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी सेम। हाँ वैसे मैं मुझे एक ईयर हो गया है, मैंने अपना बेसिक कंप्लीट कर लिया है और स्टैंडर्ड बुक कर रही हूँ, मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैंने भी सेल्फ स्टडी करके ही इस पेपर को क्रैक करने की मतलब इतना स्कोर कर पाई। तो आप भी यही ट्राई करिए कि हाँ, सेल्फ स्टडी से तो बेटर कुछ भी नहीं है, तो आप करिए। मैम और मेरी इंग्लिश वीक है, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आपका यूपीएससी में भी हिंदी मीडियम है? हाँ मैम। तो कोई बात नहीं, हिंदी कोई इतनी बड़ी दिक्कत है नहीं। क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल का तो बहुत सारे सोर्सेज जो है हिंदी में भी अवेलेबल है। तो इसलिए आप क्या करिए कि इसमें आपको हिस्ट्री में ज्यादा दिक्कत फील होएगी नहीं। तो सेम स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करिए, और अपने आप बहुत अच्छा है कि अगर आपको हिंदी, आपकी कमांड अच्छी है और आपने हिंदी हाँ को ही यूपीएससी में सब्जेक्ट चुना, तो ये मैम। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हाँ रहेगा। मैम, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हिंदी साहित्य है। ओके, बहुत अच्छा है। हाँ मैम। और हाँ मैम तो एक और ये करंट अफेयर्स मैम, मुझे अभी जो है इतना टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि कॉलेज भी होता है साथ में, तो मैम अभी मैं उसको कर नहीं रही हूँ, तो उसे कब करना चाहिए? करंट अफेयर्स को आप अभी से करिए। वो इसलिए कि जब वो एग्जाम पास में आ जाता है ना, तो बहुत पाइल अप हो जाता है। तो जब वो पाइल अप होता है, तो एक तो आप बहुत जल्दी उस चीज को रीड करने की कोशिश करते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत चीजें छूटेंगी। और आप थोड़ी सी एंग्जाइटी भी आ जाती है उस टाइम, जब जब पेपर पास आएगा। तो हाँ बेस्ट मैम। टाइम यही है कि चलिए आप 1 घंटा ही निकालिए, लेकिन आप हाँ करंट अफेयर को पढ़िए। मैगजीन्स आती है मंथली, हाँ किसी भी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट की आप वो ले लीजिए, उसको पढ़िए। लेकिन अभी से स्टार्ट करिए, और उसको आप बाद के लिए मत रखिए, क्योंकि बहुत एक सब्जेक्ट, अगर एक ही मंथली मैगजीन है तो कम से कम 12 मैगजीन तो आपकी हो ही जाएंगी, वो भी हाँ एक सब्जेक्ट की पर मंथली। तो हाँ अभी से आप स्टार्ट करिए। हाँ मैम, तो हिंदी का तो जो है आता है समझ, पर द हिंदू अच्छा रहेगा है ना, उसका एनालिसिस। हाँ, द हिंदू अच्छा न्यूज़पेपर है, मैं भी आज तक वही पढ़ रही हूँ। और क्योंकि वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटर है, तो आप उसी को पढ़िए। क्योंकि एक तो उसमें आपके थोड़ा लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स भी थोड़े डेवलप हो जाएंगे। बाकी वो अच्छा है, उसी को आप मैं रेकमेंड करूंगी, आप द हिंदू ही पढ़िए आप। हाँ मैम। और मैम मेरा जो है रोज का रूटीन ये होता है कि मैं एक जीएस का सब्जेक्ट लेके चलती हूँ, और ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्लासेस वगैरह एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है दिन में 2 लेके चलती हूँ, जीएस का एक सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट। जी। तो ये स्ट्रेटेजी ना सबकी वेरी करती है, इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी मैं नहीं बोलूंगी कि यही सबके लिए वर्क करती है। लेकिन अगर ये चीज आपके लिए वर्क कर रही है, तो आप इसी को कंटिन्यू करिए। वो आप डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या चीज वर्क कर रही है। तो आप ऑप्शनल को तो आपको साथ साथ हर रोज पढ़ना ही है, चाहे 2 घंटे हाँ पढ़े। और अपना कुछ टारगेट्स रखें कि आप उन टारगेट्स को, कि इतने टाइम में ये बुक खत्म करनी है, ये खत्म करना है हाँ सिलेबस। तो जब वो बना के चलेंगे, आप थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना, बहुत ज्यादा रिजिड मत बना लेना उसे। हाँ तो इजी रहेगा उसके लिए। वो आप डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या काम, क्या कौन सी ठीक। स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है। हाँ मैम, एक क्वेश्चन और है, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि कॉलेज में जो अपना ग्रेजुएशन है उसे अच्छे से करना चाहिए, तो मैम मैं ग्रेजुएशन में बीएससी कर रही हूँ, और फिर जो है मुझे कॉलेज वगैरह रोज जाना होता है, तो इस वजह से क्या यूपीएससी का जो टारगेट होता है रोज का, वो अचीव नहीं कर पाती हूँ, तो जो है कॉलेज की ग्रेजुएशन अच्छे से करना जरूरी है इंटरव्यू के लिए? फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस की बात करूं, तो आई एम बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो मुझसे क्वेश्चन हुए थे बीटेक से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, लेकिन वो बहुत बेसिक थे। वो जो हाँ जैसे हम ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट पढ़ते हैं ना, जो हर हाँ यूपीएससी कैंडिडेट उतना ही पढ़ा, उतना ही था। उससे ज्यादा डेप्थ में नहीं था। और कुछ जनरल क्वेश्चन पूछे गए थे, लाइक फ्रॉम आई एम, फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम पंजाब। So the question was related to that, why software industry is not able to develop in Punjab or in Mohali. तो इस तरह की जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे। बाकी आपको टेक्निकलिटीज के ऊपर नहीं लेके जाया जाएगा, दैट आई एम श्योर। लेकिन मॉक्स जब आप दोगे, तो उसमें तो वो थोड़ा आपको प्रिप करेंगे, और उसमें आपको पूछेंगे आपकी ग्रेजुएशन के ऊपर। हाँ मैम। जी। मैम आपका कितना रैंक आया था, कौन से ईयर में आपने एग्जाम क्लियर किया है? मैंने 2022 में इंटरव्यू दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट एबल टू क्लियर इट। एंड अभी मेरे पास अटेम्प्ट्स हैं, सो आई विल अपीयर अगेन नेक्स्ट ईयर। ओके मैम, थैंक यू मैम। यू आर वेलकम। मैम नेक्स्ट नाउ। हाँ जी।
मैम आर्ट एंड कल्चर में जैसे आपने बताया कि करंट से रिलेट करना है। मैम जी विजन आईएएस जो मंथली मैगजीन होती है उसमें आर्ट एंड कल्चर का एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है, तो मैम या फिर ये कर लें कि स्पेसिफिक पोर्शन को मैं गो थ्रू हो जाऊं और उस पे थोड़ा वीडियोस देख लूं, या फिर ये करूं कि पीटी 365 आएगी फेब के अराउंड, तो उसमें तो हाँ कल्चर का कवर करेंगे ही वो लोग। तो उसमें बिल्कुल। जो टॉपिक कवर करेंगे उसका वो तो मैं ग्रो थ्रू होऊंगा ही, प्लस वीडियो देख लूं, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करूं, कौन सा करूं मैम, समझ में नहीं आ हाँ उसमें स्टूडेंट्स को हाँ ये बिल्कुल डाउट रहता है कि वो मंथली मैगजीन पढ़े, जब PT 365 जब आता है तो उसको पढ़ ले। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है जनरल स्टडीज का। अभी आप करंट अफेयर छोड़ दीजिए, मैगजीन्स को छोड़ दीजिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने बार बार तैयारी मतलब सेम सब्जेक्ट को रेपिटेशन में पढ़ लिया है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप 365 के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं, क्योंकि तब आपके पास एम्पल टाइम रहेगा कि आप अपना बहुत सारा टाइम जो है वो आप फोकस कर दे करंट अफेयर्स के ऊपर। लेकिन आप सारे सब्जेक्ट्स को 365 के ऊपर मत छोड़िए। आप सेफ स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि आप दो तीन तीन सब्जेक्ट को फिर भी कह सकते हैं, तीन सब्जेक्ट्स जो है आप वो 365 से करिए। और बाकी जो बड़े सब्जेक्ट्स है लाइक इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इनको आप मंथली मैगजीन से इसलिए भी करिए क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और फिर मैगजीन पढ़ते हैं तो आप इजिली रिलेट कर पाओगे। लेकिन जब सेम न्यूज को आप 6 महीने बाद पढ़ोगे तो आधी न्यूज तो आपको वैसे ही भूल गई होती है। तो यहाँ पे आप क्या करें कि जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं जिनसे लाइक साइंस एंड टेक इवन ऑल्सो, तो इनको तो आप मंथली पढ़िए। और जो छोटे सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन हो गया, फिर कुछ और भी छोटे छोटे पोर्शन होते हैं, तो उनको आप 365 से करिए। लेकिन आप पूरा का पूरा 365 के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि अगेन बहुत पाइल अप हो जाता है और आप नहीं कर पाओगे इतनी इजिली। मैं मेरे केस मंथली में तो नहीं। मैगजीन पूरा पढ़ता हूँ। लाइक मैम जी मैं हर महीने में मैं मंथली मैगजीन पढ़ता हूँ, और मैं जनवरी से एक अच्छा, चीज पढ़ रहा हूँ मैं। तो मैम ठीक है। मैं मेरा कंसर्न ये है मैम कि डिस्पाइट ऑफ रिवाइजिंग ऑल द मंथली मैगजीन एंड द एंड ऑफ द ईयर, मैं सीधे हम्म 365 उठाऊं, क्योंकि मैंने एक रीडिंग तो मैंने कर ली है मंथली मैगजीन हाँ की। तो मैम जी सीधे मैं डायरेक्ट 365 पे जंप कर जाऊं, तो मैम ये सही रहेगा? या फिर मैं पूरी मंथली देखो, मैगजीन फिर 12 महीने की उठा के फिर रिवाइज करूं? मुझे तो वो थोड़ा बल्कि लगता है। हाँ उसमें आप ये कर सकते हैं कि देखिए 365 जो है आप कह रहे हैं कि लेकिन ना कई बार क्या करते हैं, जैसे हम मैगजीन पढ़ रहे होते हैं मंथली मैगजीन, तो हम ना बहुत सारे उसमें पॉइंट ऐड करते हैं, हाईलाइट कर रहे होते हैं। तो जब हम दूसरी बार रीडिंग करते हैं तो हम सिर्फ वो हाईलाइटेड जो इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ते हैं, तो जिसकी वजह से हम जो अनइम्पोर्टेंट पार्ट है वो स्किप करके भी बहुत जल्दी दूसरी रीडिंग ले लेते हैं। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि अगर आप 365 शुरू से करोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि जो आपने अपनी मंथली मैगजीन में चीजें पॉइंट आउट कर रही होगी, जहाँ हाईलाइट कर रही होगी, तो वो आप इग्नोर कर दोगे, तो आपको नए सिरे से फिर से पढ़ना पड़ रहा है। बाकी जो आप बात करें कि बल्कि हो जाएगा, तो उसमें ये एक काम कर सकते हो जो मैंने भी करा कि आप पता नहीं, ये मुझे नहीं लग रहा कि ये मुझे सजेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये मैंने करा कि हर एक मंथली मैगजीन से जो वो सब्जेक्ट्स थे उनको अलग कर दिया और उसका एक जो स्पाइरल बाइंड होता है उसमें करवा के उससे पढ़ा। तो 365 नहीं इसलिए भी पढ़ा क्योंकि मैं अपने ही जो मैं मंथली पढ़ रही थी तो उसको मैंने बहुत अच्छे से हाईलाइट करके उसमें नोट्स लगा के, स्टिकी नोट्स लगा के मैंने कर रखा था। तो इसलिए नहीं मैंने पढ़ा कि मेरा वो पोर्शन स्किप हो जाएगा। तो अब ये आप डिसाइड करिए कि आपने यहाँ जो मंथली मैगजीन है उसके ऊपर कितनी मार्किंग या कितना उसके ऊपर फोकस कर रखा है। मैंने भी ये चीज सोचा जो आपने किया है, लाइक कि मंथली मैगजीन को सेक्शन वाइज डिवाइड करके और फिर वो कर लास्ट मैं ये सोचा हूँ कि या फिर मैं 365 की तरफ जाऊंगा, या फिर मैं यही करूंगा कि क्योंकि मेरे पास 12 मंथ की मैगजीन हो जाएगी ऑलमोस्ट, जनवरी तक 12 मंथ की हो जाएगी, मई तक भी हो जाएगी 14-15 मंथ्स की। तो मैम मैं जी ये सोचा हूँ कि लास्ट में जाके इन सबको सेक्शन वाइज पाइल अप कर लूंगा, एंड वही फिर बिल्कुल बार बार रिवाइज करूंगा, और या फिर बिल्कुल 365 की तरफ जाऊंगा। मैं ये सोचा हूँ लास्ट में ये चीज डिसीजन मैं लूंगा, अभी नहीं लूंगा मैं। बिल्कुल, क्योंकि वही जैसे मैंने तो बहुत नोट करा था अपनी मंथली मैगजीन में, तो इसलिए मैं ये अब इग्नोर नहीं कर सकती क्योंकि मैं सेकंड रीडिंग या थर्ड रीडिंग ले रही हूँ, तो अब वो मैं बिल्कुल जो ब्लैंक प्लेन जो है वो जैसे 365 है उस पे करूँ। तो इसलिए मैंने 365 को इग्नोर करा। बाकी ये आपकी कॉल है कि आपने कितना उसको लिख रखा है। आप पार्टीशन कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आप सबको सब्जेक्ट वाइज पार्टीशन कर दीजिए उनकी। ये वन थिंग मोर,
मैम हाँ जी। हिस्ट्री ऑप्शन को लेकर के था मैम। मीजोलिथिक पीरियड का मैम मेरे मेरे को नोट्स नहीं मिल रहा है। एंड मैं आपने वो मैसेज डाला था, बट उस टाइम मैं थोड़ा फेस्टिवल थे, तो इस वजह से मैं ओके। उसमें बिजी था, तो मुझे पता नहीं चला। आज मैंने मेगालिथिक कल्चर का, सॉरी मीजोलिथिक नहीं, मेगालिथिक तो कल्चर टॉपिक 4 का, उसका मैम अभी आप भी अपने मैं नोट्स। हाँ जी। अभी भी मैं स्टूडेंट्स को यही कहूंगी कि जो जो डाउट्स, जिन जिन को जो नोट्स चाहिए वो अभी भी आप अपडेट करते रहिए। मैसेज जब उसमें लिखते रहिए, तो वो मैं नोट्स अपलोड करती रहूंगी, क्योंकि ऐसे तो सब्जेक्ट ये बहुत बल्कि है, तो सारे के सारे नोट्स तो अपलोड नहीं हो पाएंगे। लेकिन जहां जहां आपकी तैयारी में गैप है, जहां आपके नोट्स में गैप है, वो मैं ट्राई करूंगी कि मैं अपने नोट्स के थ्रू फिल करूँ। आप मुझे टेक्स्ट ग्रुप में लिख देना, तो मैं जो आप टॉपिक कह रहे हो उसके नोट्स अपलोड कर दूंगी। मैम, मेरा एक जी क्वेश्चन बोलिए। था, क्योंकि बुक लिस्ट के लिए थोड़ा कंफ्यूजन रहते हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत या फिर और कोई सी बुक भी चाहिए? आप सिर्फ लक्ष्मीकांत करिए और साथ में करंट अफेयर्स करिए, क्योंकि करंट अफेयर पॉलिटी के साथ करना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कोई ना कोई इश्यू हमेशा न्यूज में रहता ही है पॉलिटी से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल अभी गवर्नर का इश्यू चल रहा है, तो आई थिंक ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए, तो इसलिए लक्ष्मीकांत ही आप करिए, ज्यादा सोर्सेज मत पढ़िए, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बल्कि बुक है। उसी की जितनी ज्यादा रीडिंग आप कर सकते हैं, जितनी बार पढ़ेंगे वो ज्यादा बेटर होएगा। और अगेन पीवाईक्यू के ऊपर फोकस करिए कि कौन कौन से क्वेश्चन, किन चैप्टर से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो वहां पे हाँ। भी आप यही स्ट्रेटेजी फॉलो करिए। और करंट अफेयर्स की मैगजीन जो मंथली है, आप वो और न्यूज़पेपर साथ में जरूर करते रहिए। ठीक है मैम। और मैम एक क्वेश्चन ये था, सोशल मीडिया से कितना दूर रहना चाहिए? हाँ, अब ये बहुत स्टूडेंट का ये होता है डाउट। हाँ। देखिए, 100% कट ऑफ होना तो मैं भी सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरे लिए भी नहीं फिजिबल था। मुझे भी अच्छा लगता था थोड़ा सोशल मीडिया के ऊपर रहना। तो वहां पे हाँ। आप एक चीज ये कर सकते हैं कि एप्स को डिलीट रखिए, इंटरनेट के थ्रू ओपन करिए, तो थोड़ा आपको हेक्टिक लगेगा कि अरे यार दोबारा खोलना पड़ेगा। तो वो चीज कर सकते हैं। बाकी थोड़ा लोगों के ऊपर कम नजर रखिए कि दूसरे लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्योंकि उससे हाँ। एक तरह की फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं लाइफ में हो जाती है जब हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ को दूसरों के साथ। जबकि वो हाँ। सब हम सब जानते हैं कि वो तो सिर्फ दिखाने का एक जरिया है सोशल मीडिया। तो आप रेगुलेट करिए, 100% आप कट ऑफ मत होइए, क्योंकि जब आप हम जबरदस्ती अपने ऊपर कुछ चीजें थोपने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारा माइंड भी उस फेवर में काम नहीं करता है। तो आप यही करिए, एप्स वगैरह को डिलीटेड रखिए। अपना फोन जो है, जहाँ कोई भी डिवाइस जो आप पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं, उसमें तो इन चीजों को इंस्टॉल करिए ही मत। और हाँ। लिमिटेड यूज करिए, कि जब आप टायर्ड हैं, बोर हो रहे हैं, तभी यूज करिए, पढ़ते टाइम से आप हटा दीजिए। और अब थोड़ा अपनी इंफॉर्मेशन, जो अपने फोटोज वीडियोज, उनको थोड़ा अपलोड कम कीजिए, ताकि आपकी इंटरेक्शन थोड़ी लिमिटेड रहे लोगों के साथ। हाँ। बस हाँ ऐसे मैम। करिए, थोड़ा रेगुलेट करिए। ठीक है मैम। और मैम हिस्ट्री के लिए जो स्टैंडर्ड बुक है वो मैंने जो है नितिन सिंघानिया, सतीश चंद्रा और आर एस शर्मा पढ़ी है, और स्पेक्ट्रम अभी मैंने पढ़ी नहीं है। तो मैम ये ठीक है? देखो, मॉडर्न इंडिया अगेन आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन मैंने बताया कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो मॉडर्न इंडिया से ही आएंगे। तो आप हाँ। स्पेक्ट्रम को भी बहुत पढ़िए। हाँ मैम, वो स्पेक्ट्रम जो है मैंने पॉलिटी स्टार्ट कर दी थी, इसलिए कि हिस्ट्री को बाद में करूंगी, क्योंकि पॉलिटी अच्छे से समझ में आएगी तो करंट में अच्छा रहेगा। इसलिए जी। तो वो स्पेक्ट्रम अब बाद में पढ़ूंगी। हाँ, तो लेकिन उसे इग्नोर मत करना, आप उसे नहीं बिल्कुल मैम। पढ़ना। हाँ। ठीक है मैम। ओके। थैंक यू। यू वेलकम। कोई और अपना डाउट पूछना चाहता है तो भी पूछ सकता है। एनी डाउट्स? आपका प्रीलिम से रिलेटेड, इवन हिस्ट्री के अलावा भी अगर आपका कोई जर्नल पॉइंट है, तो अभी आप पूछ सकते हैं।
और ये जो A4 साइज की जो पीडीएफ है इनको मैं शेयर करूंगी, लेकिन मैं यही सजेस्ट अगेन करूंगी कि ये जो पीवाईक्यू को पूरा एनालाइज करना है, ये आप खुद अपने हाथ से इसलिए करें क्योंकि अपनी हैंड राइटिंग जो होती है वो ज्यादा कैची होती है। वैसे तो सब मटेरियल मार्केट में अवेलेबल होता ही है, बुक्स अवेलेबल होती है, टॉपर्स नोट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने हाथ से बनाना इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि जब हम अपने हाथ से कुछ लिखते हैं, एक तो लिखते हुए याद होता है, और दूसरा जब हम उसे रीड करते हैं तो एक फोटोग्राफिक जो मेमोरी होती है वो भी काम करती है कि कौन सा पॉइंट हमने कहाँ लिखा था। तो ये जो है, अपलोड तो मैं कर दूंगी, लेकिन ये इसका अपलोड करने का पर्पस यही रहेगा कि आप समझ पाए कि इस चीज को बनाना कैसे है। तो मैम जी। मैम मैं ये पूछ रही हूँ, जो जैसे कि आंसर राइटिंग वगैरह कुछ भी पढ़ते हैं तो उसे लिखना जरूरी है अभी अभी से? विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स और मेंस? मैम दोनों के लिए। जो मैम जैसे कि पीवाईक्यू से अगर अपन प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे तो उनको जो है लिखना चाहिए। हाँ, आप पीवाईक्यू की अच्छे से खूब सारी प्रैक्टिस करिए, लेकिन हाँ। यहाँ पे भी अगेन मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पे भी आप टेस्ट सीरीज के ऊपर थोड़ा कम रिलाई करें, और ज्यादा जो अपना फोकस है ना वो तो आप जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसके ऊपर दे, क्योंकि टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा आपको ये इशू देखने को मिलता है कि उसमें जो थीम्स हैं जिनके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछती है, उनके ऊपर भी बहुत डेप्थ में पूछा होता है, और जब हम आंसर लिखते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है तो हम उस हम्म। टॉपिक को भी बहुत डेप्थ में पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे वो उसका ड्रॉबैक है। तो आप ये मैम कोशिश करिए कि आप, हाँ जी। मैम मुझे मेंस के जो है जो क्वेश्चन पेपर है पीवाईक्यूज, वो समझने में दिक्कत आती है। मुझे समझ में नहीं आता इनका मैं आंसर्स कैसे लिखूंगी। जो उनके सॉल्व पेपर है उन्हें भी देखा है मैंने, तो उनका आंसर मुझे इतना समझ में नहीं आता है। और जो प्रीलिम्स के है वो तो मैंने जियोग्राफी पढ़ी है, तो मैं कर मैंने खुद लगा के देखे हैं, तो कुछ मैंने खुद ने भी लगाए हैं और हिस्ट्री के भी लगाए हैं। तो मैम और सीसेट के तो मैं कुछ तो मैंने जो एमबी पुलिस की तैयारी की थी उस टाइम, तो कुछ तो मैंने रीजनिंग वगैरह खुद से सॉल्व करके देख ली वैसे सीसेट के लिए। बट जो है मुझे मेंस के समझ में नहीं आते हैं। देखिए, आप बिगिनर हैं तो शुरू हाँ। में हेजिटेशन आपको होगी ही होगी, क्योंकि हमने जो कॉलेज में स्कूल्स में पढ़ा है ना, तो यूपीएससी की डिमांड थोड़ी सी उससे अलग है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये करना होगा कि देखो, आप आपका मन जो आपका माइंड कभी भी रेडी होगा जब आप कहोगे कि अब मैं 100% रेडी हूँ किसी चीज का आंसर लिखने के लिए। तो आप हाँ। कोई भी बेसिक क्वेश्चन उठाइए, पीवाईक्यू से उठा लीजिए, और जो आपने टॉपिक पढ़ा है चलो उसी से उठा लिया। मानो आपने प्रेसिडेंट के ऊपर कुछ पढ़ा है, तो अब आप प्रेसिडेंट के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको लिखने की कोशिश कीजिए। फिर आप उस चीज को खुद एनालाइज करिए कि गलती कहाँ आप कर रहे हैं, कि आप उस चीज को मेमोराइज नहीं कर पा रहे, जो आप उस चीज को समझने में आपको दिक्कत हुई, जो आप स्ट्रक्चर सही नहीं बना पा रहे, जो क्वेश्चन में मानो दो तीन क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में दो तीन सब पार्ट्स हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप कुछ क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो शुरू शुरू में तो आप सेल्फ एनालाइज करिए। बाकी इवन सीको आईएएस के ऊपर भी कुछ इनिशिएटिव्स चल रहे हैं जिनके ऊपर ये स्टूडेंट को उनके आंसर चेक करके फीडबैक दिया जाता है। तो ये हाँ। एंड मेंटरशिप, कोई भी अच्छी मेंटरशिप आपको इसमें बहुत हेल्पफुल रहेगी। देखो, सेल्फ स्टडी तो मैं भी प्रेफर करती हूँ कि सेल्फ स्टडी से अच्छा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी गाइडेंस जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ना है। हम यही गलती कर देते हैं कि इतने साल तो यही चीज में वेस्ट कर देते हैं कि 10 सोर्सेज पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन अगर हाँ। आपके पास अच्छा मेंटोर होगा तो वो आपको कम से कम ये समझा देगा कि क्या नहीं पढ़ना है। तो ये करिए आप। ठीक है मैम। ओके। किसी और का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनीवन? मैम इथिक्स के लिए क्या सोर्सेस थे आपके? हाँ, एथिक्स की बात करें तो चलो, एथिक्स के जहाँ पर्टिकुलर जो भी एग्जाम है, चारों जो पेपर है उनके लिए हम एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, लेकिन जनरल पॉइंट जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं ये बोलूंगी कि मैंने लेक्सिकन पढ़नी शुरू करी, लेकिन उसमें भी मुझे ये दिक्कत आ रही थी कि उस
क्वेश्चन को, जब उस पार्ट को कोई डेफिनेशन जो थी, जैसे इंटेग्रिटी की मानो कोई डेफिनेशन पूछी हुई है, तो मुझे कंफ्यूजन हो जाती थी, मैं भूल जाती थी कि ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी की डेफिनेशन क्या थी। तो वहां पे जो मेरे लिए सोर्स काम करा, वहां पे तो एक सीको आईएएस के ऊपर भी कुछ आपको मटेरियल मिल जाएगा एथिक्स से रिलेटेड, उसकी आप हेल्प लीजिए। बाकी मुझे एक प्रहार जो इनके मैगजीन आई थी ओनली आईएएस की, तो उसमें जो है क्योंकि वो टू द पॉइंट उन्होंने डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स दे रखी हैं, तो वहां से आप कर सकते हैं। एक पतली मैगजीन टाइप की है, जैसे मंथली मैगजीन आती है विजन के लिए या किसी और की, तो वैसी ही वो मैगजीन थी, वो कर लीजिए। बाकी मैंने एक कुछ चैनल शेयर कर रखे थे अपने हिस्ट्री ऑप्शनल का जो ग्रुप बना है सीको आईएएस का ही, उसमें मैंने एक द क्वेस्ट करके एक चैनल है, वो उसकी कुछ वीडियोस अपलोड करी थी। तो वो जो वीडियोस है, एक एच एस सिन्हा करके एक प्रोफेसर थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, तो वो आई थिंक फिलोसफी के हेड थे, तो उन्होंने सारी फिलोसफीज हो गई उनको, गांधीन फिलोसफी इवन उनको बहुत अच्छे से वीडियोस में एक लेमन टर्म्स में समझा रखा है। तो जब भी आप फ्री हुई है ना, तो वो जो चैनल है, मैं दोबारा उसका लिंक डाल दूंगी ग्रुप में, उसकी वो वीडियो सुनिए। तो वो वीडियोस की वो जो कोर्स वो कुछ कुछ मेंशन करेंगे ना कहीं आप एथिक्स के पेपर में कहीं भी जोड़ दोगे कि प्लेटो ने ये बात बोली, सोक्रेटिस ये कह रहे हैं। तो इस तरह से जब आप कोर्स वोर्स कहीं ना कहीं मेंशन करते रहोगे, तो आपको एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, एक वेल रेड एक पर्सन की तरह आप दिखोगे। तो यही एक दो सोर्स आप रखिए। एक तो आपको प्रहार जो है उसकी वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो सीको का कुछ कुछ मटेरियल है एथिक्स के ऊपर, आप उसको पढ़िए। तो यही दो सोर्सेज रखिए और वो वीडियोस देखिए जो मैं चैनल आपको सजेस्ट कर रही हूँ। आई थिंक वो इनफ रहेगा आपके लिए। मैम कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कंटेंट रहता है इथिक्स में, पढ़े रहते हैं हम, बिकॉज मैं अंसारी सर का वीडियो देख रहा हूँ, तो ओके उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है इथिक्स। तो मैम लेकिन कभी मुझे ना इथिक्स का क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है कि मतलब ओके। एक्चुअल डिमांड क्या है क्वेश्चन की, वो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। मैम इसका क्या सोल्यूशन होगा? तो ये प्रॉब्लम मैंने भी थोड़ा शुरू शुरू में फेस करी, लेकिन ये चीज प्रैक्टिस के साथ आपकी चली जाएगी। एक तो एचएस के पेपर में ये भी दिक्कत होती है कि टाइम, जैसे बाकी जीएस पेपर तो पूरे टाइम पे खत्म हो जाते हैं, एचएस का पेपर टाइम पे खत्म होने में करने में भी दिक्कत होती है। तो एक तो वो जैसे 2022 की बात करी जाए, तो बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे हुए थे कि 1 मिनट तो क्वेश्चन को पढ़ के समझने में ही लग रहा था। तो वहां पे आपको यही करना है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, उसके नीचे इंपॉर्टेंट कीवर्ड को अंडरलाइन करते जाइए और 2 या 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, फिर ही आंसर दीजिए। क्योंकि मानो आपने एक बार पढ़ के आंसर तो लिख दिया, लेकिन आपका जो आंसर लिखा है वो उस क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए क्वेश्चन की, और फिर अगर जरूरत पड़े तो हिंदी भी पढ़ लीजिए उसकी, कि हिंदी में क्या वो कहना चाह रहा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। थोड़ा आप ध्यान एथिक्स के पेपर में क्वेश्चन को समझने पे जरूर लगाइए, और जब आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे और आंसर राइटिंग करोगे, तो आप समझ जाओगे कि वो पूछना पूछना क्या, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं। आई एग्री विद दैट। तो यहाँ पे आप यही करिए, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, हिंदी पढ़िए, एंड फिर प्रैक्टिस करिए। ओके मैम। मैम मुझे सीसेट के लिए जो है कब से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए? आपकी अटेम्प्ट आपके 2026 बताया ना, हाँ मैम। और आपका बैकग्राउंड जो है वो कुछ साइंस मैथ से रिलेटेड है? नहीं मैम। देखिए, सीसेट में अभी बहुत स्टूडेंट जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर बात करी जाए इवन इंजीनियर्स जो है, इवन आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं, इवन मैथ्स ऑप्शनल वाले कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, वो सीसेट को क्रैक करने में अभी फेल हो रहे हैं, क्योंकि सीसेट टफ नहीं कह के लेंदी हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नहीं सॉल्व हो रहे क्वेश्चन। क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन टाइम भी तो उतना चाहिए ना। तो सीसेट को जो बच्चे अभी तक इग्नोर कर रहे थे, तो उसका उनको जो उसका लॉस जो है वो बच्चों को सहना पड़ रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप सीसेट को भी अभी से स्टार्ट करिए, आप उसे बिल्कुल इग्नोर मत करिए, क्योंकि क्वालिफाई तो आपको वो भी करना है, एंड इवन 66.66 मार्क्स लेने में भी स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है। तो आप अभी हाँ से मैम। स्टार्ट कर दीजिए सीसेट को करना। हाँ मैम, मैंने जो है हमारी जो तहसील में एसडीएम की पोस्ट पे हैं अभी, अगर आपने देखा हो 2019 की अंजलि रामेश मैम को, 2019 बैच की आई। हाँ, तो मैम ओके। मैंने हाँ। उनसे भी पूछा था, तो उन्होंने ऐसा बोला कि एग्जाम के एक ईयर पहले आप स्टैंडर्ड बुक उठाना, और इससे पहले तो आप बस एनसीईआरटी करो और कॉलेज अच्छे से करो और करंट अफेयर्स पढ़ो बस।
और जो स्टैंडर्ड बुक है 1 ईयर पहले उठाना है एग्जाम के। तो आप किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं मैम यहाँ उन्होंने पे? ऑल सब्जेक्ट बोला था। आई डोंट थिंक कि 1 साल, मुझे लगता है कि अभी से, क्योंकि अगर आप टाइम अपना लिमिट कर रहे हैं ना, कि आप सोच रहे हैं कि मैं 1 साल में करूंगी, तो ये भी आप साथ में ध्यान रखिए कि उतना आपके ऊपर काम भी बढ़ेगा। अगर अभी से आप स्टार्ट करेंगे तो आप थोड़ा लीनियंट होके भी अभी पढ़ सकते हैं, और आप लंबे टाइम तक थोड़ा थोड़ा करके कवर कर सकते हैं। जब लेकिन आप 1 साल की बात करोगे ना, तो वही सिलेबस तो उतना ही रहेगा, फिर वो उतने टाइम में आपको कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। लेकिन बहुत स्टूडेंट है जो 8th 9th 10th क्लास से तैयारी कर रहे होते हैं ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद। तो आप एनसीईआरटी वगैरह, अपनी जो बेसिक बुक्स है, कम से कम आप उनको पढ़ लीजिए, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिए। और जो एक नहीं साल जो आप कह रहे हैं, जी। हाँ नहीं मैम, मैम ने बताया है ऐसा, मैंने बता रही हूँ आपको। नहीं मेरा जो है बेसिक वगैरह सब अच्छे से चल रहा है, मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। बहुत अच्छा, आप करिए। हाँ मैम मैं सीसेट में मैम सोचा हूँ जनवरी से मैम कोचिंग लेने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सीसेट में मैथ्स में उतना सही अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो मेरी ठीक है, इंग्लिश मेरी सही है, बट मैथ्स में मुझे दिक्कत आ रहा है, और भी पोर्शन में दिक्कत आ रहा है, तो रीजनिंग में भी दिक्कत आ रहा है मैम। तो मुझे क्या फॉलो करना है, किससे मैं पढ़ूं? मुझे कोई टीचर भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किससे पढ़ूं। कोई सीसेट का कोई ऐसा टीचर भी फेमस नहीं है जिससे मैं पढ़ सकूं, तो मैम बताइए कुछ। बीइंग एन इंजीनियर, आई थिंक मुझे सीसेट में थोड़ी दिक्कत कम हुई, बट आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये दिक्कत है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। वहां दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि क्वेश्चन थोड़े एडवांस लेवल के हो गए हैं और थोड़े लेंदी हो गए हैं। तो देखिए, करना तो पड़ेगा आपको। और आई वुड सजेस्ट, मैं किसी ऐसे टीचर को वैसे तो नहीं जानती, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक सेशन हम सीसैट के ऊपर रखें, जिसमें मैं खुद कुछ एनालाइज करके या कुछ खुद ऐसे सोर्सेज को देख के आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। बाकी मैं सीको आईएएस में भी जो हमारा पूरा ग्रुप है, उनमें बात करके कोई इनिशिएटिव जो हम ले पाए सीसेट के बारे में, उसको डिस्कस करेंगे। और आपकी इस सीसेट के बाकी स्टूडेंट्स को भी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं कुछ नहीं आपको सजेस्ट कर सकती, क्योंकि अभी मेरी नॉलेज भी थोड़ी इस एस्पेक्ट में कम है, लेकिन मैं आपको जल्दी इसके बारे में फीडबैक दूंगी। ओके हेलो मैम, एज वी सॉ इन प्रीलिम्स, मैम जो हिस्ट्री के जो मिडिवल टाइम के जो राइटर्स थे, स्पेशली इन मुगल टाइम्स में मैम, तो आजकल प्रीलिम्स में हम देख रहे हैं कि उनके उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं मैम। बट हम पढ़ते तो हैं मैम, लेकिन बट वो कंफ्यूज हो जाते हैं उनके नाम्स में और मैम उनके वर्क में। तो उसको क्लियर रखने के लिए क्या करना चाहिए? मैं आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं पाई, प्लीज रिपीट हाँ करिए। मैम, जैसे कि प्रीलिम्स में ये मुगल टाइम्स के मिडिवल टाइम्स के जो राइटर्स थे मैम, जैसे कि जी। अकबरनामा लिखने वाले, तो ये जो सेम नेम होते थे जो पर्शियन राइटर्स थे स्पेशली, तो मैम वो क्वेश्चंस उनके ज्यादा आ रहे हैं प्रीलिम्स में मैम, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं उनके नाम में और उनके काम में। बिल्कुल। तो मैं इसमें ये कर सकती हूँ कि मैंने एक पीडीएफ बनाई थी, जिसमें मैंने इन सारे इंपॉर्टेंट ऑथर्स या हिस्टोरियन जो थे उस टाइम के, उनको मेंशन करा था। तो मैं इस जो पीडीएफ है इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप उसको पढ़ लीजिए। मैं ये गारंटी तो नहीं दे सकती कि देखो 100% उसी में से पूछे जाएंगे, ये भी स्कोप है कि कुछ ऐसे हिस्टोरियन का नाम आ जाए जो कभी सुना ही ना हो, लेकिन कम से कम आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये ट्राई करूंगी कि वो पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूं चैनल के ऊपर। मैम जरूर शेयर कर दीजिए, थैंक यू। ओके, यू आर वेलकम। किसी और स्टूडेंट का कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, फिर हम अपने सेशन को एंड करेंगे। ओके, अभी हम अपने सेशन को एंड करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में भी ऐसे सेशंस को लिया जाए और आपके साथ इंटरेक्ट करा जाए और आपके डाउट्स को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करी जाए। एनी डाउट? ओके। तो हम सब्जेक्ट वाइज ट्राई करेंगे कि हम हर एक सब्जेक्ट के ऊपर ऐसी स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई जाए और आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करी जाएगी।
सो वी आर गोइंग टू एंड आवर सेशन हियर। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हिस्ट्री सीकोआईएस का चैनल है, मेन चैनल, उसके ऊपर टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर हिस्ट्री का भी एक अलग से चैनल बना हुआ है सीकोआईएस हिस्ट्री करके, तो आप उसके ऊपर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और जिन टॉपिक्स के ऊपर आपको पीडीएफ या कुछ और सोर्स चाहिए या कोई भी डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं वहां पे। So we are going to end our session here. Thank you all for interacting.